हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो आपका चल रहा है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों की। और ये हमारा जीके और जीएस का ये सेशन नंबर हमारा 35 है दोस्तों। कौन सा है? 35। इस सेशन में हम बात करेंगे 20 क्वेश्चंस की। यदि इससे पहले वाले सेशंस को आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर देख लीजिए। यदि आप और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट है आपका एसएससी जीडी जीके और जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मॉक टेस्ट रहेगा आपका एक तरह से एमसीक्यू, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे और एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का आंसर एक ही सही होगा, वो आपको कमेंट करना है हमें। और ये हमारा दिन 35वां दिन है आज इस सीरीज को लेकर। ये 35 दिन से लगातार सीरीज चलती आ रही है और प्रतिदिन शाम को 7 बजे इसका क्या होता है दोस्तों, सेशन स्टार्ट होता है। यदि आप एसएससी जीडी के अतिरिक्त तो कोई और एग्जाम है, जैसे यूपी पुलिस है, सुपर टेट है, रेलवे है, एनटीपीसी है, यूपी एसआई है, एसएससी एसआई है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, कोई भी एग्जाम यदि आपका है तो यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और यह सेशन आप ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर देखें। और अच्छा लगता है तो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना सको। बात करते हैं, यहाँ पर अब आता है हमारा प्रश्न है पहला। यहाँ बोल रखा है कि राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है। जो राज्यसभा की जो बैठक होती है उसका सभापतित्व कौन करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ राष्ट्रपति है एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है स्पीकर। तो कौन इसका राज्यसभा की जो बैठक होती है उसका सभापतित्व, यानी उसका जो सभापति होता है वही तो सभापतित्व करेगा उसका। तो वह कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी स्पीकर। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर राज्यसभा की। तो दोस्तों राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा की जो क्या है, एक स्थायी सदन है। स्थायी स्थायी सदन है राज्यसभा। और इसको उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन। उच्च सदन भी इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं इसका कार्यकाल होता है तो वह 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने का? 6 वर्ष का। सीटों की अगर बात की जाए, इसकी जो सीट है वह सीट कितनी है, तो 245 सीटें इसकी रहती हैं राज्यसभा की, जिसमें 245 में ही कुल मिला के 245 रहती हैं। और उनमें 12 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के उनको प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी नामांकित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है, तो वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी एकदम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में वह कितना होता है, तो यूपी का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व होता है और वह 31 प्रतिनिधि अपने यहाँ से राज्यसभा में भेजता है। दूसरा बात आता है तो महाराष्ट्र है दूसरे नंबर पर। महाराष्ट्र भेजता है अपने यहाँ से 19 प्रतिनिधियों को। और तीसरा आता है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु भेजता है 18 प्रतिनिधियों को अपने यहाँ से। कहाँ भेजता है? राज्यसभा में। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछने को क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अधिक राज्यसभा में सभापतित्व तो कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। ऑप्शन इस तरह से भी आ जाते हैं कि तमिलनाडु या कौन सा जो भारतीय राज्य है वह प्रतिनिधित्व करता है दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर। ज्यादातर 3 नंबर तक पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति। कौन सा? उपराष्ट्रपति। अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति। जो अभी वर्तमान में हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वह कौन है, तो देखिए ये आपको दिख रहे हैं, ये हमारे देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, जिन्हें हम सभापति भी कहते हैं। किसका? राज्यसभा के सभापति। इनका नाम जगदीप धनखड़ है। क्या नाम है? जगदीप धनखड़ इनका नाम है। ये आपको याद रखना है। जगदीप धनखड़ इनका नाम है और ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं दोस्तों? 14वें उपराष्ट्रपति हैं। इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वह वेंकैया नायडू थे, ये आपको याद रखना है। और दूसरा इनका जो कार्यभार ग्रहण किया था, तो इन्होंने 11 अगस्त को कार्यभार ग्रहण किया था। 11 अगस्त को इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, ये आपको याद रखना। और 2022 में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये पश्चिम बंगाल के यानी वेस्ट बंगाल के ये क्या रह चुके थे? पहले गवर्नर रह चुके थे दोस्तों, गवर्नर।
गवर्नर ये पश्चिम बंगाल के पहले से रह चुके थे। और बात कर लेते हैं इनके जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है, तो इन्हें 4 लाख रुपए प्रति मंथ के हिसाब से वेतन मिलता है। प्रति मंथ के हिसाब से इन्हें क्या मिलता है, 4 लाख रुपए प्रति मंथ के हिसाब से वेतन मिलता है दोस्तों। तो और बाकी के जो भत्ते होते हैं वह अलग होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं वह भी अलग होती हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछने को आ जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो वह 4 लाख रुपए प्रति मंथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत के जो राष्ट्रपति हैं। तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वह द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है, द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू। ये आपको दिखाई दे रही हैं द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और इन्होंने कार्यभार कब ग्रहण किया था, तो इन्होंने जो कार्यभार ग्रहण किया था 25 जुलाई को ग्रहण किया था। कब, 25 जुलाई 2022 को इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया था। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यभार ग्रहण किया था। ये उड़ीसा की रहने वाली हैं और यह आदिवासी महिला हैं। पहली आदिवासी पहली महिला कौन है, पहली महिला राष्ट्रपति हैं, आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि यह पहली आदिवासी राष्ट्रीय महिला हैं। और इनसे पहले एक महिला और रह चुकी हैं भारत की राष्ट्रपति। वह कौन है दोस्तों, तो वह है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो उनको प्रतिभा पाटिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिभा पाटिल कहा जाता है। उनका पूरा जो नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे वह कौन से राष्ट्रपति थे, तो वह 14वें राष्ट्रपति थे। कौन से थे, 14वें राष्ट्रपति थे। उनका नाम था रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद उनका नाम था, जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे। और ये कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो यह संख्या की दृष्टि से यह 15वीं राष्ट्रपति हैं दोस्तों। कौन सी हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं इनके वेतन की, तो इनका जो वेतन होता है वह 5 लाख रुपए प्रति मंथ के हिसाब से इनको वेतन मिलता है। 5 लाख रुपए प्रति मंथ के हिसाब से। और बाकी की जो सुविधाएं होती हैं, जो वेतन भत्ते होते हैं, वह सभी अलग से होते हैं। तो यहाँ पर आपके सारे फैक्ट क्लियर हो चुके हैं, जो भी आपके फैक्ट थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की पतन का कारण नहीं था। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की पतन का कारण नहीं था। दूसरा, हुड़ों का आक्रमण। तीसरा है प्रांतीय शासकों का विद्रोह। और चौथा आपका आता है यहाँ पर सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शंस में से आपको एक आंसर कमेंट करना। और आंसर कमेंट करने का आपका तरीका वही है कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 है तो 1 लिखेंगे, या 2 है तो 2 लिखेंगे। जो भी है आपका क्वेश्चन वो लिखेंगे। और अगर ए है तो ए, बी है तो बी, और सी है तो सी, और डी है तो डी। इस तरह से आप अपना आंसर कमेंट करेंगे हमें। क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है कि आपका जो आत्मविश्वास होता है वह दृढ़ होता है कि हाँ, हमें इसका आंसर आता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश, गुप्त वंश जो था उसके पतन का कारण नहीं था। तो कौन सा पतन का कारण नहीं था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की पतन का कारण नहीं था। दूसरा है हुड़ों का आक्रमण। तीसरा है प्रांतीय शासकों का विद्रोह। चौथा है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, आपने शायद कमेंट कर दिया होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये एक उसके पतन का कारण नहीं था। तो ये आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की। तो देखिए ये आपको दिख रहा है गुप्त साम्राज्य, जो कि लिखा भी हुआ है कि गुप्त साम्राज्य। क्या है लिखा है, गुप्त साम्राज्य। अब गुप्त साम्राज्य इतने एरिया में फैला हुआ था जब गुप्तों ने शासन किया था भारत पर। अब गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 275 से 300 के मध्य में यह रहा था, ईस्वी के मध्य में। और इसकी जो स्थापना की थी वह श्रीगुप्त ने की थी। किसने, श्रीगुप्त ने की थी इसकी स्थापना। और उसी के नाम पर इसको गुप्त एम्पायर रखा गया था। यह हिंदू साम्राज्य था, ये आपको पता होना चाहिए, हिंदू साम्राज्य था। और इसको क्या कहा जाता था दोस्तों, इसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। भारत का स्वर्ण
युग इसको कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है जनाब कि भारत का जो स्वर्ण युग होता है वह कौन सा होता है। तो भारत का स्वर्ण युग किसे कहा गया है, तो गुप्त एम्पायर को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और इसकी जो राजधानी है, राजधानी भी पूछी जाती है इसकी। तो राजधानी इसकी क्या है दोस्तों, मैं यहीं पर आपको बताता हूं। तो यह पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। क्या थी, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। यानी जो वर्तमान में पटना है और जो बिहार की राजधानी है, बिहार स्टेट की जो राजधानी है पटना, वही उसी का नाम पाटलिपुत्र था। और वो कहाँ की राजधानी थी, तो गुप्त एम्पायर की राजधानी थी। अब इसमें जो गुप्त एम्पायर में आते हैं, आपके जो एम्पायर सम्राट थे वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की अगर बात की जाए, समुद्रगुप्त की बात की जाए तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ये आपको याद रखना है। और यह कौन था, एक संगीतज्ञ था। कौन था, संगीतज्ञ था। संगीतज्ञ, संगीत का अच्छा खासा यह जानने वाला था। ये आपको याद रखना। और इसकी जो मुद्राएं थी ना, जो मुद्राएं थी, इसकी जो मुद्रा चली थी उस पर इसको संगीत यानी कि बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त की मूर्ति उस पर लगी हुई थी, जो इसकी मुद्राएं चली थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा कि विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। ये आपको बताना है। जो विदेश को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों को के लिए जो व्यक्तियों का नामांकित किया जाता है, जिन व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है उनका नामांकन कौन करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन एक है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है राज्यसभा अध्यक्ष। फटाफट से इसका आंसर आप करेंगे कमेंट। जल्दी से इसका क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताएंगे। जो विदेश में भेजे जाते हैं, विदेशों में भेजे जाते हैं संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए जो व्यक्ति भेजे जाते हैं उनको कौन नामांकित करता है। फटाफट से क्वेश्चन 3 का आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उनको कौन नामांकित करता है, तो राष्ट्रपति नामांकित करता है। अब बात आती है यहाँ पर विदेशों की, जो लगा हुआ है विदेशों की। तो अब यहाँ पर बात करने वाले हैं जो वर्तमान में विदेश मंत्री आपके हैं। तो देखिए ये आपको दिख रहे हैं जो हमारे भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। कौन है ये, आपने देख लिया होगा। इनका फोटो देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि इनका नाम क्या है। तो इनका नाम भी मैं आपको बता देता हूं। तो इनका नाम है एस जयशंकर। एस जयशंकर इनका नाम है। ये आपको याद रखना है। हिंदी में लिख देता हूँ, तो एस एस जय जयशंकर इनका नाम है। जयशंकर, जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। जो कि क्या है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। और यह भारत के सचिव भी रह चुके हैं। तो सचिव कब से कब तक रहे थे यह भारत के, तो यह 2015 से लेकर 2018 तक यह भारत के क्या रहे थे, सचिव रहे थे। और अब भारत के यह क्या हैं, विदेश मंत्री हैं। और कब से भारत के विदेश मंत्री हैं, तो 2019 से लेकर अब तक यह भारत के विदेश मंत्री हैं। तो कौन है ये, एस जयशंकर हैं। कौन है हमारे देश के, तो भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र की को किस रूप में स्वीकारा गया है। तो लोकतंत्र जो है उसको किस रूप में स्वीकारा गया है। ऑप्शन एक दे रखा है राजनीतिक राजतंत्र, दूसरा है आर्थिक लोकतंत्र, तीसरा है सामाजिक राजतंत्र, चौथा है उपर्युक्त में से सभी। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। ऑप्शन ए राजनीतिक राजतंत्र, दूसरा है आर्थिक लोकतंत्र, तीसरा है सामाजिक राजतंत्र और चौथा है उपर्युक्त में से सभी। फटाफट से आप आंसर में कमेंट करेंगे इसका। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान की अगर बात की गई है तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि भारतीय संविधान में जो निर्मित हुआ था उस समय तो कितने थे। तो इसमें दोस्तों जो 26 नवंबर को इसको संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 1949 में। ये आपको याद रखना है। और इसको पारित कब किया गया था, इसको प्रभावित कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 में इसको प्रभावित किया गया था। पूरे देश पर इसको लागू किया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश था वह एक गणतंत्र बन चुका था। ये आपको याद रखना है। और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे, वह
कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद छाप देना दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात की जाती है तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद छाप देना दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा इसके जो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष का जो चयन हुआ था वह पहले हुआ था, स्थायी अध्यक्ष का जो चयन हुआ था वह बाद में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। 2 दिन पहले इनका चयन हुआ था और 2 दिन बाद इनका, यानी कि 9 दिसंबर को इनका चयन हुआ था और 11 दिसंबर को इनका चयन हुआ था। तो अगर पूछने को आ जाता है एग्जाम में कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अगर आता है तो सच्चिदानंद सिन्हा लगाना दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा लगाना। और अस्थाई पूछता है, अस्थाई पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। और अगर स्थाई पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से सभी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्णित लोकतंत्र की किस रूप में स्वीकारा है? तो राजनीतिक राजतंत्र में भी स्वीकारा है, आर्थिक लोकतंत्र में भी स्वीकारा है और सामाजिक राजतंत्र में भी इसको स्वीकारा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो आपको बताना है कब समाप्त होती है। ऑप्शन ए दे रखा है 2 माह, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी है 6 माह, ऑप्शन डी है 9 माह। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 माह लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त होती है, या 3 माह, या 6 माह, या इनमें 9 माह। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो 2 माह तक लगातार, 2 माह तक लगातार अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी क्या हो जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लोकसभा के सदस्य की जो सदस्यता होती है वह समाप्त हो जाती है। ये आपको याद रखना है। अब वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए ये लोकसभा में अध्यक्षता का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। फोटो देखकर आपको पता चल रहा होगा कि यह कौन है। तो फोटो देखकर बताइए यह कौन है। तो यह है लोकसभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों। कौन है अध्यक्ष? इनका जो नाम है वह आप बताएंगे। तो इनका नाम बताइए फटाफट से, क्या नाम है इनका? जल्दी से बताएंगे इनका नाम। तो इनका जो नाम है ओम बिड़ला है। क्या नाम है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला इनका नाम है, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। और इनकी जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की अवधि होती है। साथ ही एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि लोकसभा विघटित होने तक की इनकी अवधि होती है। कब तक की? लोकसभा जब तक विघटित होती है तब तक की भी इनकी अवधि होती है। यदि आपकी लोकसभा 4 साल में विघटित हो जाती है तो इनकी भी अवधि 4 वर्ष की हो जाएगी दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और अगर आता है क्वेश्चन कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको लगाना है सीधा जीवी मावलंकर। मावलंकर आपको सीधा लगाना है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और बात करते हैं इनके पिछले वाले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो वह सुमित्रा महाजन थी। कौन थे? सुमित्रा महाजन। नाम आता है सुमित्रा महाजन। कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है दोस्तों? तो वह 17वीं लोकसभा चल रही है। और कब से? तो 2019 के चुनाव से यह 17वीं लोकसभा चल रही है। ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं इनके जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके वेतन भत्ते की। तो 4 लाख रुपए प्रति मंथ इनको भी वेतन भत्ता मिलता है, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी बराबर ही इनको वेतन भत्ता दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। और इनका चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के जो सांसद होते हैं, लोकसभा के जो सांसद होते हैं वह इनका चुनाव करते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। कभी क्वेश्चन आता है कि पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वे सभी चुनाव करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन आता है किस मुगल बादशाह ने जजिया कर
पुनः लगाया था? किस बाद मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था, ये आपको बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए दे रखा है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है शाहजहां। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। और क्वेश्चन एक बार एक ये है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने और शाहजहां ने। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जहांगीर हो जाएगा, सॉरी औरंगजेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? औरंगजेब हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर मुगल काल की। तो देखिए ये है आपका मुगल एम्पायर, ये क्या है आपका मुगल एम्पायर है। तो इसमें देखते हैं कि मुगल एम्पायर जो बाबर के ज़माने में था वो इतना था, कितना था? इतना था। इसके बाद अकबर ने उसमें ये पीला वाला आपको जो दिखाई दे रहा है इतना ऐड किया था। कितना? जो पीला है उतना। और औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब ने जो केसरिया कलर आपको दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इसको बढ़ाया था। यहाँ पर बात करते हैं इसकी अगर, तो इसकी जो राजधानी थी वह कौन सी थी? तो इसकी राजधानी आगरा रह चुकी थी। इसकी जो राजधानी थी वह कौन सी थी? तो आगरा थी। और इसकी राजधानी लाहौर थी। और तीसरी इसकी जो राजधानी थी वह फतेहपुर सीकरी भी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो भी था, इसका लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके जो मुगल काल कब से कब तक था? तो यह 1526 से लेकर 1858 तक यह चला था। और मुगल काल जो स्थापित किया था वह किसने किया था? तो बाबर ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो 1526 में की थी। और बाबर के बाद जो आया था वह हुमायूं आया था। हुमायूं जो बाबर का पुत्र था। हुमायूं के बाद था अकबर, अकबर के बाद था आपका जहांगीर, जहांगीर के बाद था आपका शाहजहां, शाहजहां के बाद आपका आता है औरंगजेब। कौन आता है दोस्तों? औरंगजेब, औरंगजेब आता है शाहजहां के बाद। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो यह छठवां मुगल एम्परर था दोस्तों। कौन था? छठवां मुगल एम्परर था, जिसने कि गुरु तेग बहादुर, किसकी? कि गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। किसकी? तेग बहादुर, बहादुर की हत्या करवा दी थी, जो कि सिख गुरुओं के 9वें नंबर के गुरु थे। ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि गुरु तेग बहादुर कितने नंबर के गुरु थे? तो 9वें नंबर आपको दोस्तों छाप देना है, अपने दिमाग में भी इसको छाप लीजिए। और औरंगजेब की अगर बात की जाए तो इसको आलमगीर, आलमगीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो औरंगजेब को जाना जाता है। फटाफट से आपको कर देना है इसको कमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अब दोस्तों, आता है यह क्वेश्चन नंबर है सैडलर आयोग का संबंध था। तो सैडलर आयोग का जो संबंध था वह किससे था? आप बताएंगे फटाफट से। सैडलर जो आयोग है उसका संबंध किससे था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है न्याय से, दूसरा है राजस्व प्रशासन से, तीसरा है पुलिस प्रशासन से, चौथा है शिक्षा से। जल्दी से इसका करेंगे दोस्तों आंसर, किसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो सैडलर आयोग था उसका संबंध किससे था? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो उसका जो संबंध ए न्याय से था, राजस्व प्रशासन से था, पुलिस प्रशासन से था या शिक्षा से था? फटाफट से करेंगे इसका कमेंट आंसर। दोस्तों सैडलर आयोग था वह शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए सैडलर आयोग की। जो सैडलर कमीशन आया था वह कैसे आया था? तो सैडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी सैडलर कमीशन को कहा जाता है। और अपॉइंटेड, ये आपको देखना है, इसके जो मुख्य फैक्ट हैं, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1917, यह 1917 में भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया था। डॉक्टर मिचेल सैडलर वाज द चेयरमैन ऑफ सैडलर कमीशन, यानी जो डॉक्टर मिचेल सैडलर थे वह सैडलर आयोग के कौन थे? अध्यक्ष थे। और द कमीशन रिकमेंडेड द 10th + 2 + 3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन, या जो इसका जो एजुकेशन का पैटर्न था वह 10 + 2 + 3 था। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर बात करते हैं कि ये दे रखा है कि पुरदा स्कूल वर इस्टेब्लिश्ड फॉर मुस्लिम, यानी मुस्लिम गर्ल्स के लिए ये स्कूल इस्टेब्लिश किए किए गए थे। और इंटरमीडिएट क्लासेज वर सेपरेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यानी ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो सैडलर आयोग की जो
चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो मिचेल सैडलर थे। कब आया था? तो 1917 में आया था। किसने अपॉइंट किया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। और सैडलर आयोग को ही कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो आपको प्रतिमा दिख रही है, ये जो मूर्ति सी आपको दिख रही है, यह किसकी है? तो ये बताएंगे दोस्तों, तो मिचेल सैडलर की यह मूर्ति है। इस तरह के वो दिखते थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उनके अध्यक्ष उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस समय इनके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है द्विराष्ट्र सिद्धांत है, दूसरा दे रखा है यहाँ पर भारत का सांप्रदायिक विभाजन है, और तीसरा है पाकिस्तान की मांग, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे कि जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत, दूसरा है भारत का सांप्रदायिक विभाजन, तीसरा है पाकिस्तान की मांग, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी, 1906 सन 1906 में हुई थी, तो यहाँ पर उसमें ना तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात थी, ना भारत के सांप्रदायिक विभाजन की बात थी, और ना पाकिस्तान की मांग थी। ये तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, एकदम से डी करेक्ट आंसर। यानी ऊपर्युक्त तो सभी जो मांगे हैं वह कोई भी बात उसमें शामिल नहीं थी, ये भी आपको याद रखना है। न तो द्विराष्ट्र की उसमें कोई मांग थी, न भारत का सांप्रदायिक विभाजन, न पाकिस्तान की मांग, किसी की भी इसमें मांग नहीं थी। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल 1948 में 11 सितंबर को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और ये आप जो देख रहे हो ये कौन है दोस्तों, यह कौन है? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना है। ये मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के संस्थापक हैं और पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना हैं। तो पाकिस्तान बनाने वाला इसको कहा जाता है, और इस पड़ोसी देश में जिन्ना को कायदे आजम और बाबा एक कौम कहा जाता है। तो कायदे आजम किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। 20 साल की उम्र में मुंबई, ये कहा गया है इसमें कि 20 साल की उम्र में मुंबई के पहले इकलौते मुस्लिम बैरिस्टर बने थे। ये कौन बने थे? पहले इकलौते बैरिस्टर बने थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बाद में रुझान सियासत की ओर इनका हुआ था। शुरुआती राजनीतिक कैरियर में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही। साल 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुई संधि में अहम भूमिका निभाई थी। सत्याग्रह के जो प्रस्ताव रखे जाने पर साल 1920 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। जिन्ना के तहत मुस्लिम लीग ने साल 1940 में लाहौर रिजोल्यूशन पारित कर भारतीय मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग कर दी थी। तो यही था जो भारत का बंटवारा करने में अहम भूमिका इसकी थी। ये कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है अगला। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आशा दी जाती है? तो कौन से सिद्धांत के अनुसार, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बालों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आशा दी जाती है? यानी कि एक मूल अधिकार भी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे बना दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा के अधिकार की, जो शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है तो किस किस वर्ष के बच्चों तक की जाती है? तो मैंने बताया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह मूल अधिकार बना दिया था। और किस अनुच्छेद में इसको बनाया था? तो अनुच्छेद 21 के ए में इसको जोड़ा गया था। कहाँ पर जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के ए में, कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए यह आशा की जाती है कि उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये आपको ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट आंसर लगाना है। अब देखते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के जो बाल अधिकार है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार
इनके अंतर्गत क्या क्या आता है एक बार देखेंगे सरसरी नजर से। तो यहाँ पर कह रखा है कि 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा, भेदभाव विहीन शारीरिक और मानसिक यातना रहित शैक्षिक माहौल का अधिकार है, यानी कि भेदभाव विहीन उसको सारी मानसिक यातना न देते हुए उसको शिक्षा दी जाएगी। तीसरा आता है विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता का अधिकार है, यानी कि उसको जो पढ़ने के लिए विद्यालय का भवन होगा वह मुहैया कराएगी सरकार, और शिक्षण सामग्री कराएगी मुहैया, और शिक्षक को भी उपलब्ध कराएगी। आगे आते हैं यहाँ पर आर्थिक जरूरतों के कारण आयु क्षमता के विपरीत प्रतिकूल शारीरिक परिश्रम से सुरक्षा का अधिकार भी देती है। समानता के साथ समान अवसर व सुविधा का अधिकार भी देती है, और सामाजिक अन्याय एवं बदुआ मजदूरी से सुरक्षा का भी अधिकार देती है। कौन जो मूल अधिकार 21A में वर्णित है शिक्षा का अधिकार अधिनियम वह, और शोषण अपमान अमानवीय व अपेक्षा से बचने का भी अधिकार देता है। कौन देता है? तो वह कौन देता है दोस्तों? तो यह है बाल अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपको बताना है इसका ऑप्शन सही आंसर। उत्तर इसका बताएंगे तो ऑप्शन ए दे रखा है पेट्रोलियम उत्पाद के संग्रहण से, दूसरा है यूरो प्रथम तथा यूरो द्वितीय वाहन से, तीसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बताएंगे जो हाइड्रोकार्बन विजन 2025 है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन इसके ए बी सी डी करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन का कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर ये 10 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से है। किससे है? पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से है। हाइड्रोकार्बन 2025 का जो संबंध है वो पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब साइंस का ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए है चिप कहा जाता है, दूसरा बग कहा जाता है, बाइट कहा जाता है, सी है बग कहा जाता है, चौथा है बिट कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है आपको फटाफट से इसका आंसर कमेंट करना है। जो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, चिप, बाइट, बग, बिट, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो जब भी कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर अब कंप्यूटर के पितामह की अगर बात करें तो यहाँ चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। और अभी जो पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर पीढ़ी, वो 5th पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी चल रही है। यहाँ पर कंप्यूटर की अशुद्धि की बात की गई है, तो यहाँ कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वह क्या क्या होता है, तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसको कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर्स की जो जनरेशन है 1st to 5th यानी कि कौन सी पीढ़ी चल रही है, तो 5वीं पीढ़ी वर्तमान में चल रही है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर देख लीजिए आप, किस तरह के कंप्यूटर होते थे प्रथम पीढ़ी के। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 से लेकर 1959 तक की जो थी वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी। इतना बड़ा, एक रूम से भी ज्यादा बड़ा यह कंप्यूटर का निर्माण होता था पहली जनरेशन में। दूसरा आता है आपका सेकंड जनरेशन है, तो 1959 से लेकर 1965 तक की जो थी आपकी सेकंड जनरेशन थी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक कमरे की बराबर का आपका ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। तीसरा आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1965 से लेकर 1971 तक की जो जनरेशन थी उसमें आता है थर्ड जनरेशन। तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है किस तरह का कंप्यूटर होता था। लेकिन आता है 4th जनरेशन में आपको 1971 से लेकर 1980 तक इस तरह का डेस्कटॉप कंप्यूटर आता था आपका। और यहाँ पर आती है 5th जनरेशन, जो कि 1980 से लेकर प्रेजेंट में भी चल रही है आपकी। तो उसमें क्या है आपका, एक छोटा मिनी कंप्यूटर भी आ जाता है, लैपटॉप भी आ जाता है, स्मार्टफोन भी कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सी पीढ़ी चल रही है दोस्तों, तो यहाँ पर 5th जनरेशन चल रही है, जो 1980 से लेकर आज तक चलती आ रही है। ये आपको याद रखना है। तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, तो 5 पीढ़ियां वर्तमान तक हो चुकी हैं और 5वीं पीढ़ी अभी चल रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई
किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? ऑप्शन ए है पूर्व पश्चिम दिशा में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है उत्तर दक्षिण दिशा में, तीसरा है पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व में, और चौथा है उत्तर पश्चिम दिशा में। जो आपको मुक्त रूप से निलंबित सुई है किस दिशा में टिकती है ये आपको बताना है। तो ये आपने देखा होगा, ये कंपास, कंपास देखा नहीं होगा तो पढ़ा होगा, उसमें एक तरफ एन होता है, दूसरी तरफ नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, इस तरह से उसमें बने हुए होते हैं। और यहाँ पर एक सुई होती है चुंबकीय सुई, जो मुक्त रूप से निलंबित होती है, यानी लटकी हुई होती है, उसमें मुक्त होती है। उसको अगर हम घुमाते हैं तो किधर भी वह सुई घूमने लग जाती है, लेकिन अगर उसको हम एक सतह पर रख दें तो यह उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर रुकती है। किस दिशा में? उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर रुकती है। तो यह कौन सा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? कमेंट करेंगे दोस्तों फटाफट से। ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम दिशा, दूसरा उत्तर दक्षिण दिशा, तीसरा है उत्तर पूर्व दिशा, चौथा है उत्तर पश्चिम दिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तर दक्षिण दिशा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, क्योंकि जो सुई होती है, कंपास की जो सुई होती है, वो नॉर्थ और साउथ पोल को प्रदर्शित करती है। वो किसकी सुई होती है? तो मैग्नेट की वो सुई होती है। अब इसका काम क्या होता है? तो यह दिशाओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह स्वतंत्र घूम सकती है और ये चुंबकीय सुई होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लोहा है, निकेल है, तांबा है और कोबाल्ट है। कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है उसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि कौन से लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो कौन कौन से लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं दोस्तों, फटाफट से अपने दिमाग में छाप लीजिए। यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी यह आता रहता है। तो यहाँ पर है लोहा आपका, निकेल है और कोबाल्ट है। यह क्या है दोस्तों? ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ। और तांबा जो आपका है वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है दोस्तों। क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये आपको याद रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है वह टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला इकाई किसकी होती है? चुंबकीय क्षेत्र की। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो ये बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। क्या है? बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ दोस्तों क्या है आपका? नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से निकलती हुई चुंबकीय बल रेखाएं साउथ पोल की तरफ जाकर के मिलती हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये अनंत रेखाएं होती हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ पोल से निकलने वाली साउथ पोल पर मिलने वाली जो रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वह कितनी होती हैं, किनकी संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। और यह नॉर्थ पोल से पास से निकलती हैं और दूरी पकड़ते हुए साउथ पोल पर दूर जाके पास जाके मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। क्या है? ये चुंबकीय बल रेखाएं बिटवीन टू बार मैग्नेट है। ये दो बार मैग्नेट पर, दो मैग्नेट के जो पोल हैं उन पर यह बनी हुई चुंबकीय बल रेखाएं। अब देख लेते हैं, यहाँ पर ये आता है आपका, देखो दूसरा ये फिगर है, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट पोल, यानी अट्रैक्शन होता है अपोजिट पोल, यानी आपने साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास रख दिया है तो इस तरह से अट्रैक्शन होता है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ यह जाती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होता है दोस्तों? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अब आता है यहाँ पर नॉर्थ, नॉर्थ को अगर बढ़ा दिया जाए तो यह एक दूसरे को क्या करती हैं दोस्तों? प्रतिकर्षण करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। यानी आप चुम्बक को अगर ले लेंगे तो चुम्बक के अगर सेम साइड को अगर मिलाएंगे तो एक दूसरे की तरफ वो अपोजिट फोर्स लगाती हैं। और यहाँ पर अगर साउथ को और नॉर्थ से मिला के देखते हैं तो एक दूसरे का अट्रैक्शन का फोर्स हुआ लगाती हैं। तो रेगुल यह कह रहा है रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या है? टेस्ला है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल नहीं भूलना है, पूछने आता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एल्कोहलिक पेयों में होता है। तो एल्कोहलिक जो पेय होते हैं उनमें क्या होता है? ब्यूटाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या प्रोपाइल एल्कोहल। करिए इसका आंसर कमेंट दोस्तों, क्या होता है? एल्कोहल। एल्कोहल यहाँ पर बात की गई है। तो जो एल्कोहलिक पेय होते हैं जो पिए जाते हैं उनमें कौन सा एल्कोहल होता है? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। हम जो पीते हैं, कोई भी जो पीता है उसको वह इथाइल एल्कोहल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो एल्कोहल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। जांग में पाई जाती है, पिंडली में पाई जाती है, ऊपरी बाहु में पाई जाती है या अग्रबाहु में? करेंगे इसका दोस्तों फटाफट आंसर कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो ह्यूमरस अस्थि होती है वो जांग में पाई जाती है, पिंडली में या ऊपरी भुजा में या अग्र भुजा में? ऊपरी बाहु में या अग्रबाहु में? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो आपने अगर साइंस पढ़ा है और साइंस में आपने जीव विज्ञान पढ़ा है तो आप इसका आंसर फटाफट से कमेंट कर देंगे दोस्तों। जो
ह्यूमरस पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है, तो वह ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऊपरी भुजा। अब देख लेते हैं ह्यूमन जो अस्थि है ह्यूमरस वह कहाँ होती है, तो ये देखिए ये आपको दिख रहा है अच्छे से फिगर, इसको देखिए यहाँ पर ये बाजू है, बाजू का निचला निचला सिरा जो है वह इधर है और बाजू का ऊपरी सिरा ये है। तो ऊपरी सिरे में जो बाजू के में पाई जाती है, ये भुजा में पाई जाने वाली है, तो यह क्या है दोस्तों, ये ह्यूमरस है। क्या है, ह्यूमरस जो अस्थि है वह ये है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो दोस्तों हड्डियां होती हैं मनुष्य शरीर में वह 206 होती हैं, ये आपको याद रखना है। और मांसपेशियों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 639 होती है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे जो छोटी होती है वह कान की हड्डी होती है दोस्तों, कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है और सबसे बड़ी होती है वह फीमर होती है, फीमर। और फीमर कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो वह आपको पैर में पाई जाती है। मनुष्य के पैर में जो पाई जाने वाली हड्डी होती है वह फीमर हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। सबसे छोटी है कान की, 206 हड्डियां होती हैं, 639 मांसपेशियां होती हैं। सबसे मजबूत की अगर बात की जाए तो जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे मजबूत होती है। और क्या नाम होता है इसका दोस्तों, आप कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले वाले सेशन में इसको कंप्लीट करा चुका हूं। आप आई बटन पे जाके सेशन जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का आपको रासायनिक नाम बताना है, तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है या पोटेशियम नाइट्रेट है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा होता है, उसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और आपका यहाँ पर आता है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। 4 ऑप्शन है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, ए बी सी डी जो इसका आंसर सही हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बेकिंग सोडा जो होता है, सोडियम जो बेकिंग सोडा होता है वह कौन सा होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। और यह किस काम में आता है, तो पानी में मिलाकर इसको पिया जाता है, पानी में मिलाकर इसको लोग पीना पसंद करते हैं। और यह केक बनाने में प्रयोग किया जाता है, केक बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। फेस पैक जो होता है, फेस पैक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और तीसरा इसका खमीर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चौथा इसका खमीर, खमीर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है 7 है, 7 नंबर में है, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है उसको इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा गर्म किया जाता है अक्रिय गैस की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हीरा, दूसरा है सिटाइल ट्राई एथिल अमोनिया, अमोनियम ब्रोमाइड है, चौथा है फ्लोरीन है, पांचवा है वाटर गैस है। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा। तो जो ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, तो फ्लोरीन प्राप्त होती है। फ्लोरीन जो होती है वह प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, फ्लोरीन गर्म करने पर किसकी, अक्रिय गैस की उपस्थिति में ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा, तो क्या प्राप्त होता है, तो फ्लोरीन प्राप्त होती है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है प्रकाश विकिरण की प्रकृति है। तो प्रकाश विकिरण की कौन सी प्रकृति है आपको बताना है। तो तरंग के समान है, कण के समान है, तरंग और कण दोनों के समान है, या तरंग व कण के समान नहीं है। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वह कौन सी होती है, तरंग की प्रकृति होती है या कण की प्रकृति होती है, आपको बताना है। फटाफट से आंसर कमेंट किया करें दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं हम आपके साथ में, आप कमेंट भी नहीं करते हो। जल्दी से आंसर कमेंट करें कि प्रकाश की जो विकिरण प्रकृति होती है वो कैसी, तरंग समान होती है, कण के समान होती है, तरंग व कण दोनों के समान होती है, तरंग के व कण के समान होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग और कण दोनों के समान होती है। किसके समान, और तरंग और कण। ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं तरंग का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, तो हाइगेंस ने दिया था, हाइगेंस ने दिया था तरंग का सिद्धांत, ये आपको याद रखना है। और कब दिया था इसने, तो 1678 ईस्वी में दिया था, 1678 ईस्वी में दिया था। किसने दिया था, हाइगेंस ने। अब बात कर लेते हैं कण का सिद्धांत की। तो कण का सिद्धांत जो है न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने, किसने, न्यूटन ने कब दिया था, तो 1675 में दिया था दोस्तों। किसने, 1675 में कण का सिद्धांत आया था। और किसने दिया था, न्यूटन ने। तरंग सिद्धांत दिया था तो हाइगेंस ने दिया था, ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 9, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बात कीजिए आपकी, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। दूसरा, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों नियंत्रित करते हैं
कूलर दोनों नियंत्रित करते हैं। तीसरा है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। चौथा है दोनों वायु गति नियंत्रित करते हैं। करेंगे इसका आंसर कमेंट। जो कौन सा आपका सही नहीं है ये आपको बताना है। तो दोनों एयर कंडीशनर ताप नियंत्रित करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं, एकदम से करेक्ट आंसर है। करेक्ट है यह कि हाँ होता है, दोनों नियंत्रित करते हैं। दूसरा है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, क्या करते हैं, ताप को नियंत्रित करते हैं। तीसरा आता है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। एकदम से गलत हो जाएगा ये कथन, और इस प्रश्न का यह उत्तर एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है प्राचीन काल में दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रक्रिया थी उसमें आपको बताना है कि निम्न जीव की आवश्यकता होती है। जो प्राचीन काल से दही जमाने की जो बायोटेक्नोलॉजी प्रक्रिया है उसके लिए किस जीव की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों यहाँ पर यह जीवाणु है, विषाणु है, कवक है और प्रोटोजोआ है। राइट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पर जो जीव दूध से दही बनाने के लिए कौन सा जो जीवाणु है या विषाणु है या कवक है या प्रोटोजोआ है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। यह बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस सीरीज में हम 20 क्वेश्चंस को इसके साथ में कराएंगे और यह सीरीज हमारी 35 नंबर हो जाएगी दोस्तों। सेशन हमारा 35 है और इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी साथ ही साथ कवर किया जाता है। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, यूपीएसआई और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, यूपी पैट है, कोई भी एग्जाम है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला होता है दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें जिससे कि आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। यहाँ पर आपको एक बात बतानी है कि 7 बजे यह सेशन स्टार्ट होता है और प्रतिदिन आपके लिए यहाँ पर चुनिंदा 20 क्वेश्चन को लाया जाता है जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। ये क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले एग्जाम्स में भी आए हुए होते हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी यह रिपीट किए जाते हैं। तो इसी वजह से इन क्वेश्चंस को यहाँ पर फैक्ट टू फैक्ट क्लियर किया जाता है दोस्तों। सेशन कैसा लगा लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसका बात करते हैं अब करेक्ट आंसर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जीवाणु है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो जीवाणु होता है दूध से दही बनाने के लिए उसका नाम क्या होता है दोस्तों? तो उसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। और जीवाणु की जो खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने? ल्यूवेनहॉक। ये आपको याद रखना है, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और कब की थी? तो 1676 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1676 ईस्वी में की थी। और जीवाणु को दूसरा नाम भी कहा जाता है दोस्तों, तो सूक्ष्म जीवी के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो दूध से दही बनता है किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण बनता है। देखिए ये है आपका जीवाणु जो दूध से दही बनाता है, इसको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? लैक्टोबैसिलस। आपका ये लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु इसको कहा जाता है। इसकी जो खोज की थी किसने की थी दोस्तों? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। मैंने अभी बताया ल्यूवेनहॉक ने की थी इसकी खोज, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो यह क्या है? दूध से दही बनाने वाला जीवाणु है। ये हर एक मानव के आहार नाल में पाया जाने वाला जीवाणु होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और ये इस तरह का दिखता है, आपको अगर देखना है तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी का दोस्तों ये आपको बताना है कि यदि आप इन सेशनों को जो आपको करा दिए हैं उनसे रिलेटेड और भी सेशन आप पाना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर दे रखे हैं, दूसरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट का लिंक, उस पर जाकर के आप हमारे 34 सेशंस को देख सकते हैं। काफ़ी वैल्यूएबल साबित होने वाले हैं आपके लिए। साथ ही बता दूं कि इन सेशंस में से काफ़ी क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में आ रहे हैं, तो इन सेशंस को जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें। तो दोस्तों इस सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही आपको बताना है कि 1 बजे की जो सीरीज है हमारी हिंदी की, उसमें 1000 क्वेश्चंस कराने का हमारा लक्ष्य है। प्रतिदिन 1 बजे शाम दोपहर में आती है, उसको भी देखें। 7 बजे का इस सीरीज का समय है, उसको भी देखें। अपनी तैयारी को बेहतर करें दोस्तों। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।